जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से योगी सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आ रही है, उसी पर जो है मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है मुसलमान है। वहीं जो है संसद में जो अमर्यादित शब्द हैं उनको भी बैन करने की बात कर रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं जो संसद में जो अमर्यादित शब्द हैं उनको बैन किया जाए? नहीं, ये संसद का गला घोंटने वाली बात है और इस देश के लोकतंत्र की गर्दन काटने वाली बात है। अगर यही स्थिति है तो शब्दों को क्या बैन करना है या शब्दों को उसमें से विलोपित करने की जो बात कही जा रही है, हटाने की बात कही जा रही है संसदीय कार्रवाई में से, इनके मुंह पे टेप ही लगा दो ना पूरी तरह से, ये बोल ही नहीं सके। और इनको टेप क्या लगाओ, इनको बंद करके, क्योंकि बेगुनाह लोगों के खिलाफ एफआईआर तो की ही जा रही हैं, जेल में तो उन्हें डाला ही जा रहा है, तो इन्हें भी पूरी तरह से जो है फाइल वाइल तो खुली रखी होंगी इनकी, तो जो भी है इनको वो बैन करके पूरी तरह से इनका मुंह सिल के घरों में बिठा दो, इन्हें बात खत्म। नहीं, वो कह रहे हैं ना सर, जो गलत शब्द है उनको बैन किया जा रहा है। किसको? जो गलत शब्द है। क्या गलत शब्द है? भगोड़ा हो गया। भगोड़ा कहाँ? भगोड़ा क्या गलत शब्द है? ये जो शब्द है ये भारत के कानून में जो दंड संहिता है, यानी जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें ये शब्द है भगोड़ा। ये शब्द सीआरपीसी में है। आप इसे कैसे जो मतलब कह सकते हो ये असंसदीय है? अगर ये असंसदीय है तो कानून में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? होता नहीं होता, जिसको अंग्रेजी में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोल देते हैं, भगोड़ा ये शब्द है ना। दूसरा, इसके साथ साथ जो आप करो असत्य, ये असत्य शब्द जो है ये कहां से असंसदीय शब्द है भाई? ये कब से होगा असत्य शब्द, असंसदीय शब्द? इसके अलावा तानाशाह दुनिया में बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित एक शब्द है और हर तानाशाह द्वारा जिस तरह की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसको तानाशाही कहा जाता है। और वर्तमान में इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं तानाशाह हैं और दोगले चरित्र के व्यक्ति हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कायरों की तरह काम करते हैं। अगर ये शब्द है तो कहां इसमें दिक्कत है? ये जो सारी चीजें क्यों हटाई जा रही है? सारी चीजें ये इस देश की संसद को पूरी तरह से खत्म करने की बात है। ये संसद का गला घोंटने वाली बात है। जो ये सब कुछ किया जा रहा है इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। आप अगर ये शब्द कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल नहीं होंगे तो आप ये बताइए कि इनकी जगह कौन से शब्द इस्तेमाल होंगे, किन शब्दों? और ये जो शब्द हैं सारे के सारे, अगर आप इन्हें हटा देते हैं संसद की कार्रवाई से, तो जो वो कार्रवाई हुई है, जो लोगों ने अपना वक्तव्य रखा है, जो भी संसद की प्रोसीडिंग्स है, जो चर्चा हुई है, जो बहस हुई है, उनमें से ये शब्द हटने के बाद में आप समझिए कि भाषा बिल्कुल ऐसे हो जाएगी निष्प्राण, जैसे व्यक्ति के मरने के बाद में उसके प्राण निकल जाए, यूं कहो कि चेतना अंदर से निकल जाए तो शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता, वैसे ही हो जाएंगे। तो उसका फिर अर्थ क्या रहेगा उस पूरी प्रोसीडिंग्स का? और ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने अपनी चर्चाओं में मोदी सरकार को पूरी तरह से नंगा किया, उसका हर झूठ, उसका हर असत्य लोगों को दिखाया, मोदी के जो घड़ियालू आंसू हैं उनको जो लोगों को बताया, वो सारा सब कुछ इसीलिए वो दिखे नहीं, इसलिए इन सबको बैन किया जा रहा है। और उसके बाद कोई अर्थ रहेगा नहीं, क्योंकि संसद की जो भी कार्रवाई होती है, विधानसभा की कोई भी कार्रवाई होती है, वो पूरी लिखी जाती है शब्द बाय शब्द। तो जो वो सारी कार्रवाई लिखी जाएगी वो इसलिए होता है कि पूरा रिकॉर्ड है, किस सदस्य ने क्या कहा, किस विषय पर किस तरह की चर्चा हुई, किसने भाग लिया और चर्चा कैसे कैसे कहां तक पहुंची, वो सारी चीजें। इसलिए रिकॉर्ड के कल आने वाला कोई व्यक्ति है तो इतिहास में झांक के देखेगा, पूछेगा भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स उस दौरान क्या हुई थी, तो देखेगा सब कुछ रिकॉर्ड है। उस तारीख से उस तारीख तक सत्रीय सत्र चला, मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे ग्रीष्मकालीन सत्र हो, ये चले, उसमें ये कार्रवाई, वो रिकॉर्ड होता है। अब आप उससे निकाल देंगे तो मोदी सरकार की कायरता, उसका डर, इसलिए लोगों के सामने अब ये जो सामने आ रहा है इसके माध्यम से, ये जो सारे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो झूठ है वो कहीं पकड़ में न आ जाए, इसलिए सारी की जा रहे हैं।
और कोई इसका कारण नहीं है। अच्छा सर, जिस तरीके से डॉलर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, 80 पे पहुंच गया, मोदी जी ने जब सत्ता से बाहर थे उन्होंने खुद कहा था जिस देश का जो है डॉलर गिरता है उसका प्रधानमंत्री गिरता है। नहीं, निश्चित तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा भाई, जिस समय ये वो थे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय इन्होंने कहा, तो अब उसी से अंदाजा लगा लें कि भैया अगर ये डॉलर गिर रहा है तो प्रधानमंत्री की इज्जत भी गिर रही है। यही तो है ना। मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह से इस देश की तबाही हो रही है उसके केवल जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, और रुपए में जो गिरावट है वो प्रधानमंत्री की, मोदी की लोकप्रियता और उनकी इज्जत में जिस तरह से गिरावट आ रही है उसी तेजी से रुपया भी गिर रहा है। कहीं ना कहीं देश में, पूरी दुनिया में डंका भी बज रहा है ना। वो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है जब से मोदी जी आए। वो आप कह रहे हैं या लोग या वो गुलाम कह रहे होंगे या गुलाम। हाँ, तो बीजेपी है, बीजेपी तो कहेगी उनके पास और है क्या। बीजेपी के कहने से नहीं होता, जो अंधभक्त है उनके कहने से नहीं होता, जो आम जनता है, पब्लिक है, वो क्या कहती है। वो पब्लिक कह रही है कि इस देश के कमजोर प्रधानमंत्री ने, अहंकारी और तानाशाह प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को लॉलीपॉप थमाकर और घड़ियाली आंसू बहाकर इस देश की जनता का खून चूस लिया। ये कह रही है जो पब्लिक जो है वो ये बात कह रही है। इसलिए इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और वो ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का ड्रामा करते हैं, जिस तरह का पाखंड रचते हैं और नौटंकी करते हैं, उसने इस देश को तबाह कर दिया। और हकीकत में प्रधानमंत्री ने, ये यूं कहो कि मोदी सरकार ने भारत की जनता के साथ में विश्वासघात किया है। और ये शब्दों को बैन करना यह दिखाता है कि वाकई में एक प्रधानमंत्री जो अहंकारी है, वो साथ में पता लग रहा है कि अहंकार एक ड्रामा है, एक नौटंकी है। हकीकत यह है कि वो प्रधानमंत्री कायर है, डरता है, शब्दों से डरता है। एक खूंखार शेर की आकृति बनाकर इस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों से छेड़छाड़ करके वो व्यक्ति आज की तारीख में शब्दों से डरता है, उसकी टांगें कांपती हैं शब्दों से। यह है स्थिति। सर, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, योगी सरकार कानून लेकर आ रही है, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो है अराजकता फैलती है इस तरह से। नहीं, अराजकता फैलाने वाला है कौन? इस देश में दंगा कौन करा रहा है? इस देश में दंगा कौन करा रहा है हर कोई जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। इस देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत, घृणा कौन फैला रहा हर कोई जानता है। इस देश में मस्जिदों पर जिस तरह से भगवा फहराने की कोशिश की जा रही है, इस देश के मुस्लिम समाज का जिस तरह से नरसंहार करने की लगातार घोषणा की जा रही है, कौन कर रहा है? वो कौन लोग हैं? किन से जुड़े हुए हैं? किन संगठनों के लोग हैं? किस पार्टी के लोग हैं? किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? हर कोई जानता है। अराजकता फैलाने वालों को भी जानता है। और सबसे ज्यादा अराजकता फैला रही है इस देश की सरकार, बीजेपी सरकार, चाहे केंद्र में हो और चाहे राज्यों में। अराजकता का मतलब भी समझते हैं। अराजकता का मतलब क्या है? अराजकता का मतलब यह है कि कानून का कोई राज नहीं। तो आज की तारीख में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। ये सरकारों का काम नहीं है, लेकिन सरकारें इसी तरह से काम कर रही हैं। किसी भी बेगुनाह के घर को बुलडोजर से तुड़वा देना, यह है अराजकता। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ झूठी एफआईआर करना, जेल में डाल देना और एक ही अपराध के लिए 6 जगह एफआईआर करना, यह है अराजकता। यह है अराजकता। जिस तरह से बेगुनाह जुबैर को ऐसे व्यक्ति की कंप्लेंट पर, बल्कि कंप्लेंट भी नहीं है, उसने केवल टैग कर दिया, एक जो उसका हनुमान भक्त के नाम से वो उसका ट्विटर हैंडल है, वो टैग कर दिया दिल्ली पुलिस को। उसका कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बयान नहीं, कोई उसकी तरफ से कंप्लेंट नहीं। वो कहां है? धरती खा गई, आसमान निकल गया, भाड़ में गया, कहीं भी कुछ भी नहीं है। और उसके आधार पर जुबैर को अरेस्ट कर लिया गया। जब कोर्ट पूछती है, कोर्ट ने कहा भाई यह बड़ा अजीब है कि मतलब जो कंप्लेनेंट ना उसका बयान है, ना वो है कहां, ना उस ट्विटर हैंडल का कोई पता लग रहा क्या है कहानी। ये स्थिति है, ये पुलिस कह रही है। तो ऐसे में लोगों को गिरफ्तार कर लेना। और क्या है जुबैर का अपराध? जुबैर का अपराध सिर्फ इतना है कि वो सच दिखाता है। जो झूठ फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा या आईटी सेल के तनखैया कीड़ों द्वारा या अंधभक्तों द्वारा, उसको उसका फैक्ट चेक करके सच दिखाना, यही जुबैर का काम है और तो कुछ नहीं है। यह है स्थिति। लेकिन सर, जहां जो जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया है। वो कह रहे हैं कि जो ये जनसंख्या का बढ़ाने का काम है वो जानवरों का काम है।
मैंने सुना है, पता नहीं, लेकिन अब मुझे इन सब चीजों से लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि मोहन भागवत पढ़ा लिखा आदमी है, पर इन सारी चीजों से तो ऐसा लगता है कि ये भी पढ़ाई भी शायद सवालों के घेरे में है कि एक धर्म विशेष के लोगों को अपमानित करने के लिए आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो, और एक व्यक्ति जो इस देश के एक संगठन का जो सरकार चला रहा है उसका अपने आप को मुखिया कहता है, उस व्यक्ति को कोई भी बात कहने से पहले मैं समझता हूं आंकड़े सामने रखने चाहिए, और सरकार तो उन्हीं की है, सरकारी आंकड़े सामने रखना। आप सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो जनसंख्या आज की तारीख में भारत में है उसमें पिछले सालों से अब मुस्लिम समाज की जो आबादी जिस तरह से बढ़ती थी, जिस प्रतिशत में, उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। तो मुस्लिम संख्या कहां से बढ़ा रहे हैं? जनसंख्या। और ये जनसंख्या के लिए ये सब जो कहे जा रहे हैं कि जनसंख्या ये बढ़ा रहे हैं, वही उनका एजेंडा है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और कुछ नहीं है। और अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार इस समय बुरी तरह से घिरी हुई है। जो वो खूंखार शेर की आकृति जो बनाई है, देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको विकृत करके जो ये बनाया गया खूंखार शेर, आदमखोर शेर, और स्थापित किया गया है नई संसद के परिसर में, वहां जो स्थापित किया गया, उस पर सरकार घिर रही है। ये जो शब्द असंसदीय शब्द जो कहे गए हैं, अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनको जो संसद की कार्रवाई से निकालने की बात की जा रही है, इस पर घिरी है। और संसद के परिसर में सांसद धरना नहीं दे सकेंगे, प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, उसके लिए जो लगातार सरकार घेरे में आ रही है। और इसके पहले शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, महिलाओं की स्थिति है, किसानों की दशा है, मजदूरों की स्थिति है, पुरानी पेंशन का मसला है, ओआरओपी है, ये जो सारे मुद्दे हैं, और भयानक बेरोजगारी है इस पे, और बढ़ती हुई महंगाई जो आज से पहले कभी नहीं थी, इस पे जो सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, उसमें ये मुद्दे उछाले जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाले, जनसंख्या का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो डॉलर है वो तो पिछली सरकारों में भी बढ़ा गिरा है जिस तरीके से आप, और उन सरकार से हमारी सरकार जो है बेहतर काम कर रही है। किस तरह से बेहतर काम करे, जरा वो हिसाब लगा के देखें। प्रधानमंत्री जिस समय इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय में डॉलर के मुकाबले रुपया कम हुआ 3 रुपए, 3 रुपए कमजोर हुआ। उसके बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए, 10 साल उनका कार्यकाल रहा। 10 साल में जो रुपया में गिरावट आई वो आई 13 रुपए की। और आपको ध्यान होगा उस समय रुपए का अवमूल्यन भी एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया, तो उस सब के बावजूद रुपया इतना था। और 2014 में, या यूं कहो कि 2013 में, जिस समय प्रधानमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जिस समय रुपए की गिरती कीमत के लिए भाषण दे रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, उस दिन रुपए की जो कीमत थी डॉलर के मुकाबले 57 रुपए 15 पैसे थी। और आज इस समय जिस समय आप और मैं बात कर रहे हैं, रुपए की कीमत पार कर चुकी है 80 रुपए। यानी कि आज की तारीख में रुपया इन मात्र 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के काल में 23 रुपए कमजोर हो चुका है। 23 रुपए। मैं समझता हूं जो भी बोले उसे शर्म आनी चाहिए। एक अहंकारी प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ये इस तरह की जो सारी चीजें लगातार की जा रही हैं, इसको समझने की जरूरत है। रुपए में बड़ी बुरी तरह से इस समय गिरावट है, और मुझे लगता है कि जिस हाल से ये जिस तरह से गिर रहा है, कोई ताज्जुब नहीं है कि साल के अंत तक 85 रुपए पार कर जाए। $1 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की जो लोकप्रियता गिर रही है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों की नजर में उनकी इज्जत गिर रही है। ये डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत शायद उसी तेजी से गिर रही है आज की तारीख में। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बहादुर प्रताप सिंह, जो बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए